तो मैं हूँ राजस्थान से यार। अगर एकदम पीछे से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से बैक इन 1997। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली 20th सेंचुरी में पैदा होने की। और 97 में पैदा हुए, शुरुआत में राजस्थान में रहे। फिर पापा की जॉब, पहले एज अ टीचर थे, फिर दिल्ली में आ गए सर्विसेज में। तो हम भी इधर शिफ्ट हो गए पापा के साथ साथ कि चलो यार, पापा की बेल्ट की जॉब है, आपको साथ में। यहाँ पे सबसे पहले एक छोटे स्कूल के अंदर गए जिसका नाम कुछ जेएमवी स्कूल था। 2-3 साल वहां काटे। फिर हमारे घर में या तो सब आर्मी के अंदर है या फिर सब स्पोर्ट्स के अंदर है, दो चीजें हैं। तो पापा ने पूछ लिया, बेटा चलो बताओ आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। तो हमने कहा कि ज्यादा तो आते नहीं, क्रिकेट देख रखा है बस, और कोई नाम पता नहीं। पापा ने कहा बताओ, फुटबॉल खेलोगे, लॉन टेनिस खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कहा स्कूल में स्केटिंग चल रही है आजकल। पापा ने कहा बेटा लॉन टेनिस खेलो। ये एक ऐसा गेम है जो कि वन मैन होता है, आपको बाकियों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है खेलते हैं। तो लगभग 3rd क्लास से लेके 11th क्लास तक ये 7-8 साल दबा के लॉन टेनिस खेला, और काफी मजा आया। दिन के 3-3 5-5 घंटे अच्छी ट्रेनिंग होती थी। आर के खन्ना स्टेडियम में जाते थे, वहां पे हमारे कोच थे अरुण सर, जो कि इंडियन डेविस कप टीम जो है उसको लीड करते हैं। बहुत अच्छी एक जर्नी थी। मीन वाइल 7th क्लास के अंदर किसी ने कहा स्कूल चेंज कर लो, डीपीएस वगैरह में चले जाओ, वहां पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तुम्हारा सुधर जाएगा, वहां पे अच्छे होते हैं। मैं कहा ठीक है चलते हैं। उनका एक एडमिशन टेस्ट होता है। बचपन से पापा का यूं था, बेटा 2 सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, पहला है इंग्लिश, दूसरा है मैथ्स। ये दो पे आपकी ग्रिप है तो बाकी सब्जेक्ट्स अपने आप निकल जाएंगे। हर जगह यही होता है, चाहे आप एसएससी देखो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालो, ये दो है तो आप बाकी सब्जेक्ट समझ भी जाओगे और ग्रिप भी ले लोगे विद प्रैक्टिस। ठीक है, 7th के अंदर घुस के लकीली एडमिशन मिल गया। फिर 7th 8th 9th 10th वहां रहे। अब मैं थोड़ा बहुत ज्यादा ही शाय बच्चा था, वो जो होते नहीं गाय जो आके फ्रंट बेंच पे बैठ जाते हैं, टीचर आके पूछता है बेटा पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था बताओ मुझे। तो वहां बैठे थे। तो डीपीएस वाले बच्चे मुझे ज्यादा समझ में नहीं आए, क्योंकि वो यार वो बात करते हैं फुटबॉल की। अब मुझे फुटबॉल में सिवाय रोनाल्डो के कुछ नहीं पता। तो वो बोलते यार ये टीम का उसके साथ मैच हो रहा है, इसका। मैं कहा, यार ये तो हाई लेवल की बात हो रही है। फिर वो गाड़ियों की बात करते हैं, फलाना बीएमडब्ल्यू, फलाना मर्सिडीज। मैंने कहा ये भी अपने उसके ऊपर की बात है, अपने घर में खड़ी है पल्सर। अपन दूर रहते हैं इनसे। तो फिर फिर आपका स्पोर्ट्स भी ऐसा ही होता है, लॉन टेनिस आप खेलते हो। पूरे कॉल स्कूल में 2-4 बंदे होते हैं जो कि लॉन टेनिस खेलते हैं। फिर ऐसे करते करते 10th में पहुंचे। 10th में सबके 10 सीजीपीए आ जाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत करी और आगे। थोड़ी बहुत तो नहीं यार, काफी मेहनत करी, घर से बहुत प्रेशर होता है। पर मेरे को यूं लगता है कि चलो ठीक है, वो सिस्टम भी अच्छा था, बोलने में अच्छा लगता है, 10 सीजीपीए आए थे, इससे ऊपर कुछ होता नहीं। फिर यार 11th में सोचा कि डीपीएस आर के पुरम शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो घर से लगभग आधा किलोमीटर ही दूर था। और फिर किसी ने कहा डीपीएस आर के पुरम और भी अच्छा है वसंत कुंज से। हमने कहा चलो ठीक है उसमें चले जाते हैं। एडमिशन टेस्ट दिया तो क्वालिफाई हो गया। इंटरव्यू वगैरह राउंड लेते हैं, 14 लोग बैठते हैं उनके एचओडीज इंटरव्यू राउंड में। मैं डर गया देख के, पर फिर समहाउ वो भी 11th के अंदर जब वहां पे गए तो वो स्कूल थोड़ा सा स्लाइटली बेटर था, क्योंकि उसमें 50% डीपीएस के बच्चे थे और 50% न्यू एडमिशन थे। तो मतलब मैंने कहा मेरे जैसे लोग भी हैं वहां पे। वहां गए, हम बैठे। 11वीं 12वीं कैसे निकलती है पता ही नहीं चलता, ये तो तुम सब ऑलरेडी जानते हो गया। आदमी अंदर जाता है। और मुझे तो जब मैं 11th 12th देखता हूँ, बस एक चीज याद आती है, स्कूल जाते थे बिना बाल बनाए वगैरह, वापस आते थे, डीटीसी पकड़ते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट। 1 घंटा लगता था, कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 घंटे पढ़े, वापस आए, डीटीसी पकड़ के वापस आए। घर पहुंचे, अब 2-3 घंटे खुद पढ़ना पड़ेगा, बहुत दिल पे पत्थर रख के सेल्फ स्टडी करी, सो गए। तो ये शेड्यूल रहा। 12th आ गई, पता नहीं कहाँ से बोर्ड भी खत्म हो गए। हमारे टाइम में यार दोनों के पेपर लगते थे, आपके बोर्ड के भी, जेई मेंस के भी। अब मेरे को एडमिशन मिल रहा था। एक पापा है ना, मेरी बहुत मस्त चीज करते हैं, चॉइसेस देते हैं मेरे को लाइफ में। तो जब से मैं 10th से 11th में जा रहा था तो पापा ने चॉइस दिया कि बेटा तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना है या फिर तुम्हें साइंस लेनी है। तो मैंने कहा पापा मुझे तो स्पोर्ट्स खेलना है, 8 साल हो गए इसी में आगे जाना है। पापा ने कहा ठीक है बेटा साइंस ले लो। मैंने कहा ठीक है साइंस ले लेते हो। फिर 12वीं के बाद मेरे को 2 कॉलेजेस में एडमिशन मिला। एक था आपका हिंदू और एक था आपका एनएसयूटी। तो पापा ने फिर से पूछा बेटा तुम्हें हिंदू कॉलेज जाना है या एनएसआईटी जाना है।
मैंने कहा, मन में सोच रहा हूँ मैं, यार रॉकस्टार मूवी हिंदू कॉलेज के पास कहीं शूट हुई थी, मैंने सुना डीयू की लाइफ बहुत सही होती है, उधर जाएंगे 3 साल पढ़ेंगे, 1 साल पहले डिग्री खत्म होगी, 1 साल में यूपीएससी की करके अपन भी सर्विसेज के अंदर घुसते हैं। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा एनएसयूटी चले जाओ। मैंने कहा यार चलो ठीक है एनएसआईटी जाते हैं। अब हमारे एनएसआईटी जब गए तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, हमारे 8 सीनियर थे जो कि 1.25 करोड़ का पैकेज लेके गए, और ये रिकॉर्ड टाइप था, मतलब इतना तो आईआईटीज में नहीं गया था। तो मैं कहा भाई साहब अगर हमारे सीनियर्स ऐसे हैं तो हम तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, हम तो पता नहीं क्या ही उखाड़ के लेके जाएंगे। तो वही जो फर्स्ट सेमेस्टर में बंदा बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है, मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कमी आपकी रह जाती है ना कि यार हमें सिर्फ आईआईटीज में यार ऊपर की नहीं मिली, आईआईटी का रह गया टैग, इतने साल मेहनत करी वो तो मिला नहीं, तो रहा कि ठीक है यार प्लेसमेंट बाद में निकाल लेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर घुसे, एक यार चीज चलो मैं थोड़ा सा रैपिड फास्ट कर देता हूँ इस चीज को, वरना है ना बहुत बोर हो जाओगे, और आप मेरे को लग रहा है काफी बच्चों ने पहले से ऑलरेडी सुन भी रखा होगा। तो हमने कहा चलो फर्स्ट ईयर में घुस गए। अब जैसे ही फर्स्ट ईयर में घुसे तो भाई एक चीज जो इमेज बदलनी थी वो ये थी कि शाय बिल्कुल नहीं रहना है, एकदम उल्टा हो जाना है शाय का। मैं फर्स्ट डे से प्लान करके जा रहा हूँ, आज शर्माना नहीं है, आज शर्माना नहीं है, आज तो जो चीज मिलेगी उसमें हाथ खड़ा कर देंगे। पहले दिन आपके सीनियर्स आते हैं, सीनियर्स क्या कूल लगते हैं फर्स्ट डे पे, वो आ रहे 3-4 के, उसमें बड़े बड़े लग रहे हैं, उन्हें कपड़े पहनने का तरीका है, हम तो ऐसे कपड़े पहन रहे, शर्म आ रही कि यार क्या पहन के आ गए यहाँ पे। फर्स्ट बेंच पे बैठा हूँ मैं आदत से मजबूर, उन्होंने पूछा क्लास का सीआर कौन बनेगा, मैंने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया मैं, उन्होंने कहा, मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ पूरी क्लास में किसी ने हाथ नहीं खड़ा कर रखा, सिर्फ मैं। उन्होंने कहा ठीक है तू सीआर बन गया। मैंने कहा गुड गुड गुड। उसके बाद मैं बगल में पूछता यार सीआर का मतलब क्या होता है तेरे को पता है? वो बोलते क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैंने कहा अच्छा यार मॉनिटर बनाया इन्होंने। तो मॉनिटर बन गए। फिर कुछ सीनियर्स मिले, मेन काम होता है एज अ सीआर आपका बंक वंक कराना। इतने देर में दूसरे सीनियर आ गए, उन्होंने कहा अरे हम तुम्हारे आईटी वाले सीनियर हैं, पिछले इलेक्शन जिसने करा है वो दूसरी ब्रांच के सीनियर हैं, तो हमारे मान्य रखे जाएंगे, तो दोबारा सीआर के इलेक्शन कराओ। इस बार 2-3 बंदों और ने हाथ खड़ा कर दिया। इलेक्शन का हुआ तो फर्स्ट बंदा था रैंक ओपनर, जिसके सबसे ठीक नंबर आए थे, तो वो अपना पूरा फुल इंग्लिश में कि यार मैं आपको है ना पेपर के दौरान हेल्प करूंगा, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे किसी भी टाइम हॉस्टल में आके पूछ सकते हो, इस टाइप की। मैं बगल में एक सीनियर के साथ खड़ा था जिनका नाम था वॉस्की मैम। वॉस्की मैम बोलती ओए इधर आ। मैं पास में चला गया, तेरे को ये सब नहीं बोलना। मैंने कहा क्या बोलूं फिर? बोली तू बोल तू बंक कराएगा, तू बास्केटबॉल फुटबॉल दिला के लेके आएगा, तू हॉस्टल टपवाएगा। मैं कहा ठीक है पक्का यही बोला? हाँ बोल। मैं जाके बोला और जो मेजोरिटी से जीता हूँ मैं। मैंने कहा ग्रेट सीआर बन गए अपन। अब जब हॉस्टल में आप जाते हो, मीनवाइल जब दिन चल रहा था, मम्मी हॉस्टल का रूम सेट कर रही थी, कपड़े वपड़े, तो मैं दोपहर में 2 बजे वहां पहुंच रहा हूँ, तो मम्मी सब पोछा वोछा लगा के एकदम, हाँ जी चलो बच्चे का अब मैंने सेटल कर दिया। और जब आप अपने उस छोटे 8x10 कमरे में आते हो ना, मैं उसे ऐसे देख रहा हूँ कि भाई साहब पता नहीं क्या ताजमहल देख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो यार जिसमें 4 साल बिताने हैं मेरे को, साइड में अलमारी, आपका एक बेड, खुद की टेबल, खुद की खिड़की, मजा स्वाद आ गया। मम्मी निकल गई और पता नहीं मेरे अंदर क्या आत्मा चढ़ी थी, मैं टेबल पे बैठ गया कि आज जो पढ़ाया है उसके फॉर्मल नोट्स बना लेता हूँ। इमेजिन करो थोड़ा, जो कॉलेज में पढ़ाया वो तो पढ़ा ही है, उसके फॉर्मल नोट्स बना लेता हूँ। मैं बैठ के फॉर्मल नोट सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ। गेट खुला था अभी, ठीक है फर्स्ट डे ना, पता नहीं है कि गेट बंद रखना होता है हॉस्टल में, उन्होंने खोला, 2 बच्चे आए मेरी क्लास के और वो बहुत अच्छी रैंक थी, उन दोनों का नाम अनुज। वो देख के मेरी तरफ ऐसे बोलते, ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़ा बनते हैं कल को। मैंने कहा यार ये तो गिल्ट में डाल रहे हैं, पढ़ाकू समझ रहे हैं मेरे को, ये इमेज नहीं चाहिए। मैं कहा नहीं पढ़ रहा मैं। मैं तो ऐसे ही बैठा था। उनके साथ बाहर गए घूमने फिरने, फिर वो बंदी काफी अच्छे दोस्त वगैरह भी बने। दोस्त तो सारे बन जाते हैं यार। फर्स्ट डे आप मेस में जाते हो, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि यार सबने बोलते हैं हम हॉस्टल का खाना बहुत खराब होता है। मेस में गए और बड़ी बड़ी टेबलें लगी पड़ी हैं, एक पे 15-15 20-20 लोग बैठ सकते हैं, हम सब बैठे हैं। और भाई सिर्फ डिस्कशन का एक टॉपिक, आईटी का सीआर वो है, कंप्यूटर्स का सीआर वो है, मैकेनिकल का सीआर वो है, क्योंकि और कोई टॉपिक ही नहीं है बात। मैंने कहा यार इसकी तो इज्जत है, ये तो सीआर बन गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और एक चीज और भी हुई फर्स्ट डे पे, आपके सीनियर बोलते हैं कि यार आप है ना व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, तो सबके नंबर ले लो।
मैं एज अ शरीफ बॉय, बहुत ही शरीफ, मैंने एक छोटी सी कॉपी निकाली, मैंने बांट दी कि यार लो लो लो, सारे नंबर ले लिए। मीनवाइल 2-3 दोस्त थे मेरे जो कि ऐसे देख रहे हैं, मतलब बाद में दोस्त बने, उस दिन तो नए बंदे ही थे, वो ऐसे देख रहे, हंस रहे मेरी तरफ। मेरे समझ में नहीं आया कि यार ये बंदा हंस क्यों रहा है, ये हंस क्यों रहा है, वो भी ऐसी ऐसी स्माइल क्यों दे रहा है मेरे को। लगभग जब हम 3rd ईयर में थे ना, तब उसने एक दिन मेरे को बोला, यार तू अलग ही लेवल, कि यार तू सही निकला, फर्स्ट डे के अंदर ही तेरे को सारे नंबर मिल गए। मैं कहा मतलब भाई तूने सारी लड़कियों के नंबर, मैंने कहा अच्छा इसलिए हंस रहा था तो उस दिन ये दर्द लेके बैठा था इतने दिनों से अंदर। मैं कहा ये तो सोचा ही नहीं उस टाइम, काफी शरीफ थे। तो ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका निकला। अब फर्स्ट डे हमारे सीनियर्स ने कहा था बंक मारना है और क्लास में यूनिटी बहुत होनी चाहिए, और मैंने ये चीज को है ना लकीर मान लिया था खून की, कि यार यूनिटी बहुत जरूरी है क्लास में। तो फर्स्ट डे के अंदर हमने बंक मारा तो हमारा टीचर भी नहीं जानता कि उनके स्टूडेंट हम है फर्स्ट डे, क्योंकि टीचर ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, हम देखते देखते चले गए। ये था फर्स्ट डे। फिर आप सेकंड डे के अंदर आते हो, थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, सोसाइटी के ऑडिशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ना गाना आता है मुझे, पर हम गाना गाने गए, वहां पे रैप गा दिया हमने फिर ड्रामेटिक्स के अंदर थिएटर तो आता ही नहीं है, जो स्ट्रीट होता है हमने कहा चिल्ला तो सकते हैं, चलो चिल्लाने का प्रयत्न करते हैं। उसमें भी सेकंड थर्ड राउंड में निकाल दिया उन्होंने, कुछ कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक कोने में फुटबॉल में खड़ा करा, बोल वहां दूसरे गोल पोस्ट तक आवाज जानी चाहिए, चिल्लाए पर नहीं हुआ। फिर इसी प्रकार से बाकी डांस वगैरह और ऑडिशंस वगैरह हुए। पॉइंट बीइंग, मैं यार आपको यहाँ पे है ना कुछ एक स्टोरी सुनाऊंगा, उनमें से कुछ चीजें होंगी जो कि आप उठा सकते हो, जो कि आपको लगे कि यार ये अपने लिए ठीक है। पहली चीज, चाहे गाना आता हो ना आता हो, अगर आप फ्रेशर हो, आपको कॉलेज में सारी सोसाइटीज में एक बार मुंह दिखाई करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, आप खुलोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक शाय बंदे हो, कल को यार आप किसी भी स्किल के अंदर चले जाना, चाहे वो इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, कोई भी प्रोफेशन ले लेना, चाहे बिजनेस है, सेल्स है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो एक पॉइंट के बाद आप ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप एज ए इंजीनियर भी ज्वाइन हो रहे हो, अपनी कोडिंग स्किल्स के बेसिस पे आप शुरुआत में एंटर कर सकते हो, 2-3 साल उस रह सकते हो, पर अगर आपको टीम लीडर बनना है तो टीम लीडर बेस्ट कोडर नहीं होता, वो बंदा होता है जिसको काम करवाना आता है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज तुम्हारा वो प्लेग्राउंड है जहां पे आपको हर दोस्त को एज अ अपॉर्चुनिटी देखना है कि यार इससे मैं बात कर रहा हूँ तो ओके, जैसे प्रैक्टिकल्स में लिखते थे एम पर्पस गोल वगैरह, तो आपको देखना है यार मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ये चीज करवानी है। और कभी कभी होता है ना, बात करने के बाद सोचते अरे यार काश ये चीज बोली होती तो अच्छे से निकल जाता। तो वो चीज रियलाइज करो और नेक्स्ट टाइम वो चीज इंप्लीमेंट करें। हर स्टेट के यार हमारे पास लोग आते हैं, हर टाइप का नेचर का दोस्त आपको हॉस्टल में मिलेगा, 250-300 बच्चे होते हैं, तो वो बात करनी बहुत जरूरी है। फिर फर्स्ट ईयर में यार पता नहीं, फर्स्ट ईयर से पहले ही इनफैक्ट 12th खत्म होती एक चैनल भी स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, पर फर्स्ट ईयर में हमने ज्यादा वीडियो डाले नहीं थे, कुछ 6-7 वीडियो ही डाले थे। अब सेमेस्टर में बहुत पढ़ाई कर ली जो रिक्वायर्ड नहीं थी उतनी, मैथ्स में 97-98 आ रहे, मैंने कहा यार इतने तो बोर्ड में ही मेरे कम आए थे, इससे 95 आए थे, ये तो ज्यादा आ रहे हैं फिर देखा कि यार कोडिंग करके वो वाइब नहीं आ रही थी। काफी बंदे होते हैं जिन्हें बहुत वाइब आती है, उनका टोटल वही कि कोडिंग कोडिंग कोडिंग। मुझे वाइब नहीं आ रही थी कि यार कुछ जॉब ऐसा होना चाहिए, फील्ड में काम करें, 2-3 केस सॉल्व करके आए तो लगे कि आज दिन में कुछ काम किया है, ये क्या यहाँ पे टेस्ट केस सॉल्व कर रहे हैं स्क्रीन पे बैठ के। मैंने कहा मजा नहीं आ रहा। तो पर फिर भी घर वाले तो बोलते हैं यार प्लेसमेंट लेनी है, प्लेसमेंट लेनी है, तो इधर उधर ज्वाइन किया ऑफलाइन कोचिंग वगैरह, और वहां पे वो कोडिंग वगैरह सिखा रहे समर ब्रेक के अंदर। अब 10 दिन तो मैंने सहा। फिर एक दिन हम बैठे थे, टीचर ने कहा ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं, मेरा एक और दोस्त अमन, उसके जेई मेंस में आए थे लगभग 256 के करीब, बहुत तगड़ा स्कोर होता है 256 उस टाइम 360 में से। वो बैठा, उसे भी गवर्नमेंट में जाना था, वो मेरे को देखता मैं उसे देखता, मैंने कहा यार बाहर चले, तो बोल चल देन हम दोनों क्लास के बीच में से खड़े बाहर निकल गए। अब बाहर निकल तो गए पर अब ये नहीं पता जाना कहाँ है, तो हम जाके स्टेयर्स पे बैठ गए, यार कहाँ जाए। उसने बोला यार इधर चलते हैं मुखर्जी या जीटीबी में से, वहां पे है ना ये एसएससी के हब्स हैं, यूपीएससी के हब, किसी टीचर से जाके मिलते हैं, पढ़ना वढ़ना कैसे बता देंगे। कोई प्लान नहीं है, हम चले गए मुखर्जी सॉरी जीटीबी नगर, जीटीबी नगर गए, वहां उतरे, ऐसे ही रैंडम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर घुस रहे हैं। हम थे एनएसआईटी के, और हम टीचर्स को ये बोलते जाके कि यार हम आईआईटी दिल्ली के फर्स्ट ईयर से और हमें यूपीएससी निकालना है।
तो टीचर्स को हमारे अंदर है ना वो परफेक्ट कैंडिडेट दिखने लग जाता था कि यार ये निकाल लेगा। वो बैठाते अपने उस कमरे के अंदर, उनका मेन एक इंस्टीट्यूट में तो जो उनका मेन जो बंदा था वो बैठाता दोनों को आगे, और उसने लगभग हमें 1 सवा घंटा दिया और हर चीज समझाई, ये करनी है ये नहीं करनी, ये करनी है ये नहीं करनी। एक इंस्टीट्यूट के अंदर गए, उसने बुक लिस्ट बना दी, ये एनसीईआरटी की किताबें करो, ये 5-6 रिकमेंडेड किताब है, ये करो, ये 3 महीने में खत्म करना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। यहाँ से दूसरी चीज जो हमें सीखने को मिलती है वो ये कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से हेल्प मांगते हो तो मिलेगी, नहीं मांगोगे तो मिलेगी नहीं। इमेजिन करो, आप सब में से काफी बच्चे हैं जो कि 12th में हैं, कोई सेकंड ईयर में है, आप कॉलेज में हो, अगर आपके पास एक 10th क्लास का बच्चा आता है चिकड़ टुकड़, भैया मेरे को ये बताओ कि 10th बोर्ड में अच्छा कैसे स्कोर करे, तो तुम बताओगे नहीं, उसे खुल के बताओगे कि यार ये किताब कर ले, टुगेदर विद मत करियो, ये कर ले, या ये अच्छी थी, फलाना चीज फलाना चीज। कोई और डाउट हो तो बताइए मुझे। सेम चीज पूरी हर जगह डोमेन में है। तो आप किसी भी डोमेन में जाना चाहते हो, उसमें किसी ने ठीक ठाक कर रखा, आप उसके पास जाके पूछोगे तो वो कायदे से आपको बताएंगे, पर आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, हेल्प मांगो, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, नहीं मांगोगे तो नहीं है। राइट। तो ये एक अच्छी चीज वहां से सीखने को मिली। उधर से आ गए, फिर हमने कहा यार ठीक है, काफी इंस्टीट्यूट्स ने यही कहा है यार इधर इधर मत आओ, पहले खुद सेल्फ स्टडी एनसीईआरटी वगैरह करो, उसके बाद कभी देखना ऑप्शनल वगैरह के लिए। मैं कहा, ठीक है। खुद पढ़ने पढ़ना स्टार्ट हो गए हम, और कोचिंग बंक करने लग गए। और बंक करके एक होता है आप मूवी देखने जाओ, हम देख कैसे पागल पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, बीच बीच में कोचिंग चले गए। फिर सेकेंड ईयर में यार मेरे को एक चीज यूं था कि हम जब वीडियो बनाते थे तो उस दौरान हॉस्टल के अंदर बहुत डिस्टरबेंस होती थी। तुम्हारे दोस्तों को पता चल जाए ये वीडियो बना रहे हैं, अच्छा अमन डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही, आवाज तो नहीं आ रही, तो वो शूट नहीं करने देते थे, कब गेट पे बड़बड़ बड़बड़। मैंने कहा यार यहाँ से साइड हटना पड़ेगा, ये बार बार बुलाते हैं बाहर। तो मैंने कहा अलग अपार्टमेंट चाहिए, अलग स्टूडियो चाहिए, पर घर वालों को कैसे मनाए। तो कहानी बनाई कि पापा जी, मैं और जो दूसरा अमन है ना, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप ऐसा करो, हमें है ना एक रूम दिलवा दो पास में ही कहीं, और हम बैठ के पढ़ेंगे। पापा क्या बोलेंगे, हट ये हॉस्टल में नहीं पढ़ाई हो सकती, ऐसी कौन सी पढ़ाई करनी है। तो लगभग 3-4 दिन लगे। फिर पापा ने कहा चलो ठीक है यार, दूसरे अमन के भी बहुत अच्छे नंबर हैं, ये पढ़ लेंगे। फाइनली माने, एक जगह हमने रूम फिक्स किया, उन्होंने पापा ने 2 महीने का एडवांस दिया, हम शिफ्ट हो गए। शाम को मैं पापा को कॉल करता उसी दिन के, पापा अमन आनंद तो नहीं आ रहा। पापा बोले क्या, कैसे दोस्त है तुम्हारे, तुम नालायक, तुम्हारे दोस्त नालायक, कोई जुबान की वैल्यू नहीं है, ऐसे कौन मना करते। मैं कहा 1 घंटे का लेक्चर है, सुन लेंगे, पर अपना स्टूडियो अब इसको बना सकते हैं, अपने पास अपनी स्पेस है। तो वहां हम बैठे, धीरे धीरे मैं चीज लेके आता रहा कि ओके यार, कभी टाइम लगा 3-4 महीने में, पर वो स्टूडियो बन गया। स्टूडियो बन गया। फिर एक दिन ऐसी टीचर से बात कर रहे थे, किसी मेरे जिन्होंने जेई वगैरह की पढ़ाई कराई थी, कि यार मैंने ऐसा ऐसा बनाया। उन्होंने कहा यार ये चीज तो हमें भी चाहिए होती है, हमारे कुछ बच्चे होते हैं जो कि एब्सेंट हो जाते हैं, तो उनको दोबारा पढ़ाना पड़ता है, तो बहुत अच्छा होगा अगर सामने कैमरा वैमरा हो, क्लास रिकॉर्ड करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि ओके यार ये चीज वापस देख लो। मैं कहा ये चीज तो कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक बड़े बंदे से मिलाया जो कि बीकानेर वगैरह में कोचिंग वगैरह में पढ़ाते थे, आईआईटी दिल्ली के पास आउट थे 3 बंदे। उन्होंने कहा ठीक है यार कर चलो। तो उन्होंने कहा यार तू लगा देगा, मैंने कहा हाँ स्टूडियो बना देंगे, इसमें क्या यार, कॉस्टिक फॉर्म, कैमरा, माइक, राइट, और थोड़ी बहुत और चीजें होती हैं, हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फ्री में फर्स्ट वाला जो होगा मैं आपका फ्री में कर दूंगा, इक्विपमेंट्स का आपके चार्जेस लगेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम ट्रैवलिंग वगैरह देख लेंगे। उन्होंने मस्त टिकट विकेट बुक कराई, मैं मस्त गया। क्या ही होता है यार, बहुत सिंपल काम था। मैंने कहा कॉस्टिक फॉर्मिंग, और वो 20-20 फुट ऊंचे बड़े बड़े, एक क्लास में 300-300 बंदे बैठ सकते हैं, ऐसी चीजें बना रखी हैं उन्होंने। उन्होंने कहा यार इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो जहां 80,000 का, लाख का कैमरा लगता है, वहां मैं 2 लाख का कैमरा लगा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, इनके पास पैसों की कमी है नहीं, हम भी अच्छा लगाते हैं, मुझे भी सीखने को मिलेगा बड़े कैमरों में क्या होता है। तो हमने वो बढ़िया बढ़िया सेटअप किए। अकॉस्टिक फॉर्मिंग काफी एक्सपेंसिव होती है उनकी, वो कराई। और ऐसा सेटअप, क्योंकि उनको ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना चाहते, कि एक बटन दबाएं उनका सब रिकॉर्ड हो जाए, सारे ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए, माइक भी उनके यहाँ पे डिस्प्लेस कर देते थे ऊपर 20 फुट से टंगा के। उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने कहा पूरी कोचिंग में कर दे। मैंने कहा ठीक है, 8-10 कमरे हैं, सब में कर देते हैं। फिर सिमिलरली बाकी जगह से ऐसे ही आने लग गए। उन्होंने एक फरीदाबाद के क्लाइंट के पास भेजा, वो आपके कॉलेज स्कूल्स नहीं होते जो कि आपको पढ़ाते जेई और नीट का है, पर साथ में आपको क्लास 12th भी वही पढ़ा देंगे, तो आपको अब 2 जगह पढ़ने नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है, अब उनका पूरा स्कूल। मैंने कहा यार ये भी ठीक है। उन्हें सीडियां बेचनी थी कि यार हम जो पढ़ाते हैं ना उसको हम बच्चों को भी पढ़ाएं और कल मार्केट में सीडी बेचे। मैंने उन्हें कहा सुनो यार, 2018 हो गया, सीडी चलती भी नहीं है आजकल लैपटॉप्स में, पर नहीं उन्हें बेचनी थी सीडी। मैंने कहा ठीक है, अब मैं तो स्टूडियो बना सकता हूँ। तो
बनाए, वहां से बहुत ज्यादा आपका कैश इन होता है। क्योंकि अगर आप चाहे पैसा ना भी लो ना, तो अगर मान लो एक एक तुम्हारा कैमरा है जिसके ऊपर एमआरपी मान लो दे रखी है 1,90,000, आप उसे ग्रे मार्केट से लेते हो, आपको बहुत सस्ता 165 का मिल जाता है। तो मैं कहा पहला मार्जिन तो यही है। उसके बाद अकॉस्टिक फॉर्मिंग है, अगर आप इसे सही मार्केट से लो, ठीक है, बजाय कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, तो उसमें आपको मार्जिन मिलता है। उसके बाद फाइनली आप अपने सर्विसेज के लिए भी चार्ज कर लो। तो मेरे को ठीक ठाक पैसा मिलने लग गया था अपने थर्ड ईयर के अंदर। मैंने कहा अच्छी चीज है। फिर अपन सिक्कर गए, सिक्कर में हमने बनाया। दिल्ली के अंदर काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, इंडिविजुअल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिनके सिर्फ ज्यादा कमरे हैं भी नहीं, दो दो तीन तीन कमरे हैं। क्योंकि वो ऐसे बंदे हैं जो कि एक एक घंटे के 600 700 रुपए लेते थे। तो अगर बच्चा एबसेंट है तो कहते थे ले यार रिकॉर्डेड देख ले, 300 350 में कोई डाउट हो तो पूछ पूछ लियो। मैं कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये सब बनाए, तो वहां से एक मेरे को कैपिटल मिला। थर्ड ईयर के अंदर तो यार इंटर्नशिप में बैठे नहीं। जैसे आज के दिन हम बच्चों को बोलते हैं कि यार फर्स्ट सेकंड ईयर दबा के पढ़ो अपना, अगर आपको इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट वगैरह लेनी। हमारे टाइम में इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं। हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया था पहले 2 साल करो ऐश और थर्ड ईयर में पढ़ाई करना स्टार्ट करना, और फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट ले लेना। अब टाइम बदल चुका है, अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। अगर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप में कौन नहीं बैठेगा, और अपन अर्न कर रहे हैं क्या ये। प्लेसमेंट में पहली कंपनी आई माइक्रोसॉफ्ट, 40 लाख। मैं कहा ओ भाई साहब, 40 डिवाइडेड बाय 12, 3.5। यार ये मेरे दोस्त, इन्हें तो कुछ नहीं आता, ये लेके जाएंगे 3 लाख का पैकेज। मैं कहा यार हमने नुकसान तो नहीं कर दिया, बैठना चाहिए था। नहीं, क्योंकि उस टाइम में 40 लाख नहीं कर पा रहा था। बाद में पता चला वो 40 लाख नहीं देते, वो बेसिकली आपको 17-18 लाख ही देते हैं। आपका 1 लाख कुछ 10,000 का पैकेज होता है पर मंथ माइक्रोसॉफ्ट में। बाकी आपके स्टॉक्स वगैरह होते हैं जो कि आपको 4 साल में मिलते हैं। सेकंड ईयर से आपका पैकेज 40 लाख नहीं होता, वही 17-18 लाख होता है, वो फर्स्ट दिखाने के लिए होता है। मैंने कहा पर उस टाइम पता नहीं था, वो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही। तो वो एक ऐसा टाइम था जब आपका आपको दिमाग में भी पल्स वाइब होती है, मतलब कि यार आपको लोड हो रहा है। क्योंकि एक साइड में प्राइवेट का भी काम चला रखा था, प्लेसमेंट का भी थोड़ा बहुत लोड था, थोड़ा बहुत जो कॉलेज सेमेस्टर का लोड होता है। और यूं भी था कि साथ साथ में अभी घर वालों को तो यही बोल रखा था कि हम यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सारी चीज छुप छुप के करी। अब जैसे को अगर कोई वीडियो डालते थे 15-20 मिनट का है, तो मैं घर वालों को बोलता था देख तो लो 15 मिनट का वीडियो, 15 मिनट लगाए मैंने, क्या समय लग गया उसमें। उन्हें उन्हें बोलूंगा कि 15 मिनट के लिए पहले 1-1.5 घंटे की शूट हुई है, इस पे 1.5 घंटे की एडिट लगी है, थंबनेल बने। उन्हें फर्क इतना समझते भी नहीं, वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं हम इस चीज का। फिर जब मेरे लाख सब्सक्राइबर हुए थे, जो कि शायद थर्ड ईयर में ही कहीं पे बीच में हुए थे, तो उस टाइम थोड़ा दिमाग में आया कि यार ऑनलाइन चीज को भी हम कुछ करें क्या एक्सप्लोर। यार लाख बंदे हैं। और ये मेरे दिमाग में नहीं आया, मेरे छोटे भाई के दिमाग में आया। उसने कहा देखो मेरी क्लास में एक बच्चा जानता है। हाँ, क्या भैया आपको जानते हैं मेरी क्लास में एक बच्चा। मैंने कहा अच्छा 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 ठीक है। तो मैंने पापा से बात करी। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आप सीख सकते हो, पेरेंट्स से बात करनी बहुत जरूरी है। मैंने कहा पापा 3 चीजें हैं, प्राइवेट, सरकारी और ये आपका, और मैं नहीं कर पाऊंगा तीनों। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा छोड़ दे, कौन सी छोड़ने। मैं कहा प्लेसमेंट छोड़ दूं। पापा खुद हाँ बेटा छोड़ना प्लेसमेंट क्या। मैंने कहा, ठीक है चलो एक हटा। एक हटते ही मतलब प्लेसमेंट हटते ही मतलब आपको कॉलेज के मार्क्स से भी अब फर्क नहीं पड़ता, एक तरह से 2 हट गए। मैं बहुत रिलैक्स्ड, दिमाग ऐसा आपको फील होता है कि ओके बैग हटा दिया एक बड़ा भारी सा। फिर थोड़े दिन बाद लगभग हफ्ते 2 हफ्ते में मैंने एक बार पापा के साथ मीटिंग करी कि पापा मैं यूपीएससी भी छोड़ना चाहता हूँ, ये तो 30 की उम्र तक दे सकते हैं, मेरे को 2 साल प्राइवेट सेक्टर को देने हैं, इसमें है पैसा देखो आ रहा है। तो पापा ने कहा नहीं बेटा नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर ऐसे ही होते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं, अप डाउन, हमने हमारे घर में कोई नहीं है। मैं कहा ठीक है। फिर मेरे भाई को दोबारा आया गुस्सा, क्या भाई तेरे को तो अच्छा बच्चा बनना है पापा का, पापा ने बोल दिया ये करना है तो तू बोल देगा कर लूंगा। नहीं, वो गया गुस्से में भाई साहब। और वो आपका ड्राइंग रूम होता है ना, लिविंग रूम, जहाँ पे पापा साफ सोफे पे बैठे होते हैं यूजुअली, ऐसी एक चाय पकड़ के, दूसरे सोफे पे वो बैठा। बैठा ही नहीं शायद, खड़े खड़े उसने बोला पापा आप भैया का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। पापा डर गए 1 सेकंड के लिए, यार कुछ सही में तो बुरा नहीं कर रहा हो। और बोला क्या क्या नहीं पापा इतना आप ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या पढ़ा है यूपीएससी में, सबने मतलब बोला उसने बहुत बड़ी चीज होती है यूपीएससी, पर जैसे हमारी बहन ने निकाला था तो दीदी ने कर रखा है, वो नहीं आप इसको ये करने दो, 2 साल बाद कर लेंगे। पापा ने कहा ठीक है, 2 साल की डेडलाइन। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी अपने लिए एक साइड हसल लो जिसमें आप ऑल इन जा रहे हो। जैसे अब मैं ऑल इन जा रहा था, आपको 2 चीज ऑब्जर्व करनी है। मैं पहले से कैपिटल कमा रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं 0 रुपए कमा रहा हूं और मैंने प्लेसमेंट छोड़ दी।
ऐसा था कि मैं ऑलरेडी पैसा कमा रहा हूँ नियर बाय विसिनिटी में, और फिर हमने कॉल ली कि चलो ठीक है यार प्लेसमेंट छोड़ देते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कॉल है। और जब आप छोड़ के ऑल इन जा रहे हो तो आपके पास डिफाइंड होना चाहिए कि यार मैं 2 साल दूंगा इस चीज को, और मैं इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसको मीट कर गए तो फिर हम आगे और समय देंगे ऐसे। तो मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया था कि यार बाय द एंड ऑफ 4th ईयर मेरे बैंक अकाउंट में कुछ एक्स रुपीज होने चाहिए। एक्स हो गए तो अपन, मैं खुश हूँ, मतलब अपन ने सही डिसीजन लिया। तो अब सारे लोड हट चुके थे, सिर्फ एक चीज था, प्राइवेट सेक्टर खोदना है। और आपके जो दोस्त हैं भाई वो लेके जा रहे हैं 40 लाख का पैकेज, एक 50 लाख का ले गया। मैं कहा यार ये तो, और जो 1.25 करोड़ के होते हैं वो आपके इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं, इंडिया में नहीं मिलते। इंडिया में 50 लाख मतलब बहुत बड़ी चीज। तो मैं कहा यार ये तो खराब चीज हो रही। तो आप लगते हो जैसे कुत्ता भागता है ना आपके पीछे, तो आदमी डबल स्पीड से भागता है, वो अलग ही फुर्ती आ जाती है। तो कुछ वैसा सा होता क्या है कि एक तो सपना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शायद 3rd या 4th ईयर की शुरुआत या एंड, या 3rd के एंड में था, मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और यू वीडियो था कि उस बंदे ने कुछ BMW जैसी गाड़ी थी, इलेक्ट्रिकल BMW, साइड में वो खड़ा था ठीक ठाक। मेरे को अभी भी याद है वो बंदा कैसा दिखता था, मतलब अंग्रेज था, बल्कि था थोड़ा सा, और उसने साइड में लिख रखा था हाउ आई बिकेम अ मिलियनेयर एट 26। अब मैं से पहले तो कैलकुलेटर निकाला मिलियनेयर होता कितना है। मैंने कहा $1 million, ओके, ये होता है 7 करोड़ रुपए। मैंने कहा 7 करोड़ 26 की उम्र में, आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलने लग जाती है कि कोई भी प्लेसमेंट आपको मिलियनेयर तो नहीं बना सकती। मैं खोल के वीडियो देखा, सारी चीज देखी, वो बंदा मस्त फ्लेक्स वगैरह कर रहा है, मैंने ये चीज करी, मैं इसके अंदर घुसा, मैं यहाँ से, मैं कहा ठीक है। पता नहीं दिमाग में कहाँ से थॉट आई, यार 26 की उम्र में कर रहा है, सोच यार ये चीज तुम 22-23 की उम्र में कर लो। पता नहीं कहाँ से आई है रैंडम पागल थॉट। और मेरे रूम में ऐसे पीछे जो व्हाइट बोर्ड होता था पुराने स्टूडियो में, बड़ा सा, वो जो टीचरों का होता है 6x4 का, मैं उस पर खड़ा हो गया, चलो यार देखते हैं मिलियनेयर कैसे बन सकते हैं। मैं रैंडम चीजें, मैं किताब लिख दूंगा। हम ये चीज करेंगे, हम इतने ज्यादा स्टूडियोज बनाएंगे, हम वहां से करेंगे, ये करेंगे। मैं सारी चीज एडअप कर रहा हूँ जबरदस्ती की, जो मेरे पास है भी नहीं वो भी बना रहे हैं। सारी चीज एडअप करके भी हम नियर बाय विसिनिटी ऑफ 2 करोड़ पहुंचे कि यार 2 करोड़ कमा सकते हैं। पर ये भी 7 तो नहीं है, मिलियनेयर तो कहां से बनेंगे। पर पॉइंट बीइंग, आपका जो ड्रीम है वो आप एक बार लो और आप उसे लिखो तो सही। और एक चीज होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट स्टेप। आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है और अगर आप 5 सेकंड के अंदर रिएक्शन नहीं कर रहे हो, आप उस पर चलोगे ही नहीं। अगर मेरे दिमाग में चीज आई, ये चीज अपने को करनी है, आपके पास 5 सेकंड की विंडो है जिसमें आप या तो अंदर घुस जाओगे या फिर वो नहीं होगा। क्योंकि ब्रेन हमारा स्ट्रक्चर्ड इस फॉर्मेट में है, उसे कंफर्ट चाहिए, उसे लग्जरी चाहिए। तो वो 5 सेकंड तो बढ़िया आइडिया देगा, यार ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद वो बोलेगा चल ठीक है थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, कल देख लेंगे, आज तो ये वाला काम है। वो कल आता नहीं है। तो वो व्हाइट बोर्ड पे खड़े होके वो चीज बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपने एक तरह से खुद के साथ एक ईगो होता है यार कि यार मैंने बनाया है, 2 का फिगर बनाया है, ज्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो आसपास पहुंचे इसके। अब यार ये नेक्स्ट चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि हमने एक्स का डिसाइड किया था कि होना चाहिए। एंड जब तक कॉलेज खत्म हुआ था हमारा जो अमाउंट था वो लगभग 10x था मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, लगभग 10 गुना। तो मैंने कहा ओके, ग्रोथ है इस सेक्टर में, अपन बढ़िया कर सकते हैं। 10x यार, कोई मेरे को आके ऊपर से आके बोलता ना 10x हो सकता है, मैं मानता नहीं उसकी। नहीं, झूठ बोल रहा है ये। पर वो चीज हो गई, आपको बिलीव मानना पड़ेगा, सपने रोज लेने पड़ेंगे, इस लेवल के सपने लेने पड़ेंगे। थोड़े है ना यार सपने लेने वाली चीज। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में अगर आपको अपनी अपनी जगह, आपकी जगह अपने आप को सोचूं, जब लोग बोलते थे ना यार सपने ले लो, फलाना चीज कर लो, ये चीज हो जाएगी, तो लगता था अबे यार इसका निप गया, इसका निप गया, ये सबके लिए नहीं होता। अपन यहाँ कच्चे में बैठे हैं यार, ये हो गया, अब सबका ऐसे थोड़ी ना होता है। इनफैक्ट मेरे लिए तो बचपन में ये भी विजुलाइज करना मुश्किल होता था कि अपन कभी जॉब भी कर रहे होंगे। याद है तुम्हें, हम 3rd 4th क्लास में होते थे और हमें लगता था यार 10th क्लास वाले बंदे कितने सीनियर हैं, ये पैंट पहनते हैं, हम निक्कर पहनते हैं। भाई साहब, फिर आप 10th में जाते हो तो आपको लगता है 12th वाले कितने बड़े हैं, इनकी दाढ़ी वाड़ी एकदम बल्कि होते हैं। फिर आप 12th पार करके आपको लगता है कि यार कॉलेज वाले ये तो रंगीन पैंटे पहनते हैं, भाई साहब इनकी लाइफ तो क्या अलग ही है। फिर आप फर्स्ट ईयर के अंदर आते हो, आपको फर्स्ट ईयर में लगता है यार 4th ईयर वाले सीनियर हैं असली बंदे, तो क्या मस्त जी रहे हैं वो। अब मुझे यार ये बताओ, जब आप, मेरे को लगता है 11th 12th सबसे खराब साल होते हैं। एक नर्सरी का बच्चा सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, एक छोटा बच्चा एंजॉय करता है। सिमिलरली कॉलेज के अंदर भी देखें तो एक फर्स्ट ईयर का बंदा हमारे टाइम में ज्यादा एंजॉय करता था एज कम्पेयर टू 4th ईयर।
फिर हम धीरे धीरे सेकंड ईयर में पहुंचे, थर्ड ईयर में पहुंचे, पता चला यार आधा कॉलेज निकल गया। फोर्थ ईयर में हमने एंजॉय किया, जब आपकी प्लेसमेंट लग जाती है, बाकी बच्चों की, आपके दोस्त फ्री होते हैं तो, पर फिर गिल्ट होता है कि यार कॉलेज खत्म होने वाला है अब तो क्या। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अमन भैया, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि एक्चुअली हमारा जो कॉलेज है, वी आर अ मीडिया एंड जर्नलिज्म कॉलेज, ठीक है? और इसमें से भी काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि प्लेसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में से क्या चूज़ करें। दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कैसे किया जाए? अरे सब मिल, कहानी बता रहा हूँ मैं, उसके बाद की पॉइंटर्स चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। देखो, दो टर्म है आज के दिन, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है सोलोप्रेन्योरशिप। मैं जो करता हूँ वो सोलोप्रेन्योरशिप होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में बोल सकते हो थोड़ा सा ओवरलैप है, ठीक है। हमारे पास भी अभी ठीक ठाक बंदे काम कर रहे हैं, लगभग हम हैं 45 के राउंड अब हो जाएंगे लगभग, सिर्फ अपनी कक्षा में अकेले में। तो इसको आप सोलोप्रेन्योरशिप बोल दो। सोलोप्रेन्योरशिप एक तरह से वो होता है जहाँ पे आप इनिशियली खुद ही स्टार्ट करते हो चीज़ों को, आप ही फाउंडर हो, आप ही एम्प्लॉय हो, आप ही वर्कर हो, आप ही प्रोड्यूसर हो, आप ही डायरेक्टर हो, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और आज के दिन ये चीज़ बहुत ईजिली है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, राइट। अगर हर हर समय का यार एक ब्रह्मास्त्र होता है, टाइमिंग होती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे अभी बच्चे हैं जो कि 11वीं 12वीं फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बैठे हैं, आप सबसे लकीएस्ट, सबसे ज्यादा लकीएस्ट जनरेशन हो। आपके बाद जो आएंगे और जो आपसे पहले आए थे वो आप जितने लकी नहीं थे, और उसके पीछे परफेक्ट एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। हमारे टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे टाइम में अवेयरनेस नहीं थी 2015 में, तो हम फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ते भी नहीं, थर्ड ईयर में जाके अच्छा कंपनी आएगी पढ़ेंगे। आज के दिन बच्चा 12वीं वाले बच्चे को पता है कि प्लेसमेंट कैसे लेनी है, पहले से प्रिपेयर्ड है वो, यार मैं ये चीज कोड करूंगा। या फिर आपके केस में जैसे कॉमर्स में आपने बताया, आपने भी कुछ कुछ चीजें अब ज्यादा अवेयर हो गए। है क्या, पहले हमें अगर कुछ चीज पढ़नी होती थी हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे, ऑफलाइन जाते थे। आज के दिन ऑनलाइन ही सब कुछ है, आप कोई भी चीज सर्च करो आपको चीज मिल जाती है। यार ये रोड मैप है, ये रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, ये कोर्स है, अच्छा ये कॉन्टेस्ट मेरे को लड़ने हैं और मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो आज से जो 4 साल बाद जनरेशन आएगी, जिस प्रकार के यार आपके कंपटीशन यूपीएससी में होते हैं, ठीक है, रेलवेज के एग्जाम में होते हैं जहां पे करोड़ों बच्चे बैठ रहे होते हैं पेपर के अंदर, आपको कुछ सिमिलर सा प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिखेगा, स्पेशली जो कोडिंग डोमेन है। और अब तो आपका 6ठी से 12वीं में भी नेप ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कंप्यूटर्स डाल दिया। मेरे को डर, अच्छी चीज है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी फिर उतनी। और फिर दूसरे एंड पे जब मैं एआई देखता हूँ कि यार ओके एआई भी है, जो कि काफी सारी चीजें आसान बना देता है। जो चीज पहले लोग कोड करते थे, वो पता चला कि अब चीजें आपको काफी बेसिक फ्रेमवर्क वैसे ही मिल रहे हैं। आप सबसे लकीएस्ट जनरेशन हो जो सबसे ज्यादा खींच के लेके जाओगे। जब भी फेज कन्वर्जन होता है ना, बदलाव आता है, तो जो शुरुआती बंदे होते हैं वो सबसे ज्यादा उठा के लेके जाते हैं। समझ में आ रही है? नई दुकान खुली है, पटाखे पड़े हैं बहुत सारे, जो छोटा बच्चा सबसे पहले आएगा वो सबसे ज्यादा पटाखे ले जाएगा, सबसे अच्छे वाले। आप वो बच्चे हो। थोड़े दिनों बाद जो आएंगे, अभी सोशल मीडिया में भी अपॉर्चुनिटी है। आप जाओगे, इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, आपको अभी लगता होगा यार बहुत बड़े जायंट्स अभी तो खड़े पड़े हैं, इनके सामने हम कहाँ कम्पीट करेंगे। नहीं, अभी है। आपसे आज से 5 साल बाद आप देखोगे सोशल मीडिया एक यूपीएससी एग्जाम होगा जिसमें लाखों बच्चे पीछे भाग रहे हैं, बट 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 बट, और तब वो सीट लेना बहुत मुश्किल होगा। आज के दिन आपको किसी भी बिजनेस प्लान पे काम करना है, आपको सोशल मीडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको 2 रुपए नहीं चाहिए, आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। किसी भी चीज के बारे में, आप अच्छा गाना गाना चाहते हो, जरूरी थोड़ा नहीं यार कि एंटरप्रेन्योर या बिजनेस का मतलब कि भाई अब तो मैं कुछ बेचूंगा किसी पे पैसे आए, नहीं। एक तो आपका हमेशा बिजनेस मॉडल बिजनेस टू पीपल नहीं होता, बिजनेस टू बिजनेस भी होते हैं। आप अपने आप चीजें जब आगे आओगे तब आपको समझ में आएगा यार ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसी चीजें होती हैं, और काफी इतने सारे नए डोमेन खुल रहे हैं यार। पर वो ठोकर खाने से आपको पता चलेगा। अगर आप दो लोग होते हैं आज के दिन, मैं बोलूं तो हर दो, एक जो कंटेंट देखते हैं, एक जो क्रिएटर है, राइट, और एक तीसरे होते हैं जो कि बेसिकली प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। आपको तीनों में से कौन से में आना है? हर बंदा आज के दिन 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहा है। मेरे जैसा बंदा लगाए, समझ में आता है, क्योंकि हमें ठीक है यार एजुकेशन में डाल रहे हैं, हम तो पैसा भी इसके अंदर लगा रहे हैं कि यार ओके कुछ इस प्रकार का बनाना है हमें इंडिया के अंदर। आप 5 से 6 घंटे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस 5 से 6 घंटे के अंदर अगर आप कूड़ा खा रहे हो तो वो फिर क्या होगा? समझ रहे हैं? मतलब अगर आप, जैसे कि मेरे को आज तक लोग बोलते हैं अभी कि यार इंस्टाग्राम पे फोटो शूट वगैरह करा के फिर ढंग से बनाओ, वो आपके अच्छे फॉलोवर, मेरे यार है ही नहीं वो चीज। तुम अभी भी देख रहे हो कि मैं बाल बिखरे पड़े हैं ऐसे ही मस्त,
इससे पहले मैं क्लास ले रहा था, अंदर शर्ट भी है, मैं उसी के ऊपर शर्ट पहन के आया हूँ। डर्ट में रहना सीख, जितनी गंदगी में सीख सकते हो। जैसे कि यार एक तो भूख बहुत जरूरी है, किताबें डॉक्यूमेंट्रीज पॉडकास्ट जितनी ले सकता हो उतनी। हमें कुछ पता ही नहीं, हम गवार आदमी है। जितनी भी बाउंड्रीज सेट हो रखी है बचपन से, हमें जितनी भी बताई है सारी की सारी फॉल्स हैं, राइट। हमने थोड़ी ना बनाई है वो बाउंड्रीज। आप पैदा हुए, किसी ने बता दिया ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसने 100 बार बोल दिया ऐसा होता है, हम मानने लग गए ऐसा होता है। ऐसा होता ही नहीं। आपको खुद की अपनी बाउंड्रीज बनानी है, और उतने अवेयर होने के लिए आपको बाकी लोगों, बड़े लोगों की किताब पढ़नी पड़ेगी जिन्होंने हिस्ट्री में कुछ ढंग का कर रखा हो। जैसे अभी मैं रिसेंटली लाइब्रेरी में गया था, तो हम कुछ 8-10 किताबें लेके आए थे, पर ये सारे बच्चे ले गए। मैं सारी बांट देता हूँ उनमें, यहाँ पे अभी 2-3 ही हैं। तो ये मस्त मस्त किताबें हैं। जैसे ये है आपकी एक सीरीज है पूरी 1001 कोटेशंस, वो 1000 कोट्स जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। फिर एक और इसकी सीरीज है 1001 डेज, जिन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को बदला है। कौन से वो स्पेसिफिक डेज हैं, आप उनके बारे में पढ़ते हो आपको पता चलता है। इंडिविजुअल बंदे हैं यार, अलेक्जेंडर हैं, ये सब आप इनको पढ़ो तो। और वो सब भी नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ सेल्फ ग्रोथ बुक पढ़नी है तो वो पढ़ो। आपकी पूरी सीरीज आती है, द सीक्रेट ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव वगैरह, सीक्रेट ऑफ बीइंग अ गुड इन्फ्लुएंसर, सीक्रेट ऑफ बीइंग अ ग्रेट लीडर। बहुत प्यारी सीरीज है, मैंने उसे रिसेंटली फॉलो अप करा है। जितनी भी आपकी किताबें हैं, नेपोलियन हिल वगैरह जैसी जो बहुत फेमस मानी जाती हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, उससे बहुत बेटर लगी मुझे वो। पर वो पढ़ के ही पता चलेगा ना। अब जैसे यार उसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो कि सारी आप पे एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक किताब का ही मैं सीन बता देता हूँ कि टू बी प्रोडक्टिव, सबसे पहले आपको आपकी जो लो लेवल एक्टिविटीज है उन्हें सेट करना पड़ेगा। लो लेवल एक्टिविटीज उन्हें बोलते हैं आप सोते कब हो, आप उठते कब हो, आप खाना कब खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कितनी देर कर रहे हो। अब जिस बंदे का यार यही सेट नहीं है कि कब सोना है कब उठना है, वो बंदा क्या ही हाई लेवल प्रोडक्टिव काम करेगा, प्रोजेक्ट्स पे क्या काम करेगा। झूठ है। झूठ है। डिपेंड करता है आप कौन सी अपनी एज में हो। अगर आप 12वीं तक के बच्चे हो, ठीक है, समझ में आता है कि आप यार एक पर्टिकुलर टाइम पे सो जाओ, एक पर्टिकुलर टाइम पे उठो, आपका स्ट्रक्चर में बंधना जरूरी है। अगर आप एक कॉलेज के बच्चे हो, नहीं, जरूरत ही नहीं है। मैं रात को शायद ही कॉलेज के अंदर एक ऐसी 1-2 रातें तो मिल ही जाएंगी, पर हार्डली किसी रात को मैं सोया हूं। मैं हमेशा कॉलेज में जाके सोया हूं, लास्ट बेंच पे। मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जहां पे मैं कॉलेज में ऐसे लास्ट में सो रहा हूँ बेंच में। नहीं चाहिए स्ट्रक्चर, वो डर्ट में रहना जरूरी है। ठीक है, आप एक बार कॉलेज पार कर लेते हो, अब आप उस सेक्टर में हो कि यार ठीक है हम रोज काम कर रहे हैं, तब दोबारा वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठ रहे हो, आपको जॉब भी करनी है, साथ में आप अपनी एक साइड हसल के लिए समय निकालना चाहते हो तो। पर वो डर्ट ग्राइंड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने जो स्टूडियो, जो मैंने आपको बताया घर वालों से हमने फालतू बहाने लेके बनाया कॉलेज के जस्ट पास, वो तुम्हारा एक 8x10 का कमरा था, 8x10 के करीब का ही था वो। उसके अंदर एक व्हाइट बोर्ड था, एक बेड था, एक टेबल थी जो कि काफी बड़ी, जो मेरी एल शेप टेबल होती है व्हाइट कलर की, 6x4 फीट की। उसके अंदर एक और टेबल थी जो कि स्टडी टेबल थी। तो एक हो गई शूट के लिए, एक हो गई स्टडी के लिए। उसी रूम के अंदर हम कैमरा भी रखते थे। और एक पॉइंट ऐसा था, जब उस रूम में हम 3 बंदे रहते थे, तो बेड एक था, 2 बंदे नीचे रहते थे, और वो क्या मजा आता था यार। कभी भी यूं लगा नहीं कि अपन कुछ भाई हसल वसल, क्या वो स्वाद है यार, वही तो स्वाद है। आप अपने रूम में एक ऐसी जगह में मैं आज भी स्टूडियो में सोता हूँ, तुम्हें मैं अपना बेड दिखा दूं, ये पूरी बिल्डिंग मैंने बनाई है। अब इस बिल्डिंग में चाहे तो एक बेड लगा लो, लगा, पर ये है मेरा, तो तुम्हें नीचे दिख जाएगा, आ, दिख रहा है वो रहे मेरे पिलोज। यस सर। मेरे को मस्त वहां पे जो नींद आती है, मेरी माँ मेरे से रोज यही परेशान है कि भाई नीचे कुछ बिछा ले, ठंड लग रही है। ठंड लगती नहीं भाई, मैट अच्छी है। पर नीचे यहाँ से सोते हो, उठते हो, काम करते हो, पूरे दिन इस कमरे में बैठे रहो। मेरे को कोई भी चीज करनी है, एकदम से कैमरा स्टार्ट किया, एकदम से लैपटॉप स्टार्ट किया, पूरी टीम यहाँ पे नीचे बैठी रहती है। एक कमरा खोलूंगा, मेरे को सीधा 20 बंदों की एक्सेस है, उन्हें मैं एकदम ऊपर गद्दे पे सोते ही मैंने ये चीज रियलाइज करी है, वहां पे ज्यादा सोया जाता है। नीचे जमीन पे सो के देखो, ज्यादा नहीं सो सकते, आपकी बॉडी उठा देगी आपको एक पॉइंट के बाद। ठीक है, मतलब वो स्वाद है यार। मैं जितने भी बंदों से मिला हूँ, कितने भी आपके फाउंडर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो अपने रूम में सोफे पे सोते हैं। ऐसा बंदा जिसके पास सैकड़ों करोड़ों रुपए हैं, वो सोफे पे सोता है अपने स्टूडियो के। तो ऐसा थोड़ा ना हम अपने आप को पनिश कर रहे हैं, मजा ही उसमें आ रहा है, ऊपर जाके आता नहीं। तो वो डर्ट में रहना सीख। यस सर। खाना नहीं खा रहा है फर्स्ट फर्स्ट, अरे क्या फर्क पड़ता है, अभी जवान है ना। 1-2 मील मिस हो गई, क्या हो गया। मस्ती करनी भी इंपॉर्टेंट है, कब करोगे मैं बता देता हूँ। 12th तक मस्ती करी, ठीक है, आप में से कुछ नहीं करी होगी, पर पढ़ना भी पड़ता था। कॉलेज के अंदर ही आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना है, नए डोमेन्स भी करने हैं, कायदे से पढ़ना भी है। एक मैं प्रॉपर फॉर्मेट बता देता हूँ यार। जैसे इंजीनियरिंग में जो हमारे यहाँ फॉलो होता है,
जो मैं कहता हूँ फॉलो करो एटलीस्ट। आपको सबसे पहली प्रेफरेंस अपने कॉलेज की पढ़ाई को देनी है। जैसे हमारे यहाँ आपके कॉलेज के नंबर बहुत मैटर करते हैं प्लेसमेंट के दौरान, कंपनी कट ऑफ उसके बेसिस पे करती है कि ये बंदा बैठेगा ये नहीं बैठेगा। तो मैंने कहा यार उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तुमने अपनी जिंदगी के 18 साल इस चीज को दिए हैं, तो अब हम लास्ट में स्क्रू अप नहीं कर रहे होंगे। अब क्या दिन में 1 से 2 से 3 घंटे आप अपनी साइड हसल को दे सकते हो? दे सकते हो ना। अरे यार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए 2 घंटे दे सकते हो? दे सकते हो ना। पूरी रात दे सकते हो, पूरे दिन दे सकते हो, हफ्ता महीना साल दे सकते हो। तो क्या अपने उस सपने के लिए 2 घंटे नहीं दे सकते? मैंने कहा दे सकते हैं। तो वो 2 घंटे साइड में बगल में देने हैं बस, और साथ में उसको 4 साल देने हैं, आपके केस में 3 साल देने हैं। और वो चीज मल्टीप्लाई होती है, फिर वो चीज बड़ी होती है, और आपको कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि सारा डिफरेंस लेके आएंगे। अगर मेहनत वाइज देखें तो हमारी बिल्डिंग में जो अगर मजदूर भी काम कर रहा है, वो ट्रस्ट में हम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है, ठंड लग रही है फिर भी काम कर रहे हैं, पैसे भी उतने ज्यादा नहीं मिल रहे, रिस्क भी ज्यादा है, गिर विर सकते हैं इधर उधर से। हम तो अपने मस्त रूम में बैठे हैं। तो एक लेयर होती है यार। एक मैं जो एक दिन बच्चों को भी बताया था, एक बंदा होता है जो कि दिन का 700 रुपये कमा रहा होता है लेबर वर्क वगैरह करके। फिर एक बंदे होते हैं जो कि यार ठीक है आपका जिनका पैकेज होता है 35 से 50 हजार के बीच में। फिर एक बंदे होते हैं कि यार ठीक है उन्होंने ठीक ठाक पहले इंजीनियरिंग वगैरह कर ली, कुछ कर लिया, वो लाख रुपए के करीब कमा रहे हैं। फिर एक बंदे होते हैं जो कि अलग लेवल पे होते हैं। वो बंदे वो हैं जो कि 10 लाख से 60 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, पर मंथ। फिर इससे ऊपर एक लेयर होती है जो कि मैं बोलता हूँ जिनको घुमाने आते हैं राउंड्स। राउंड घुमाने का मतलब आपने एक राउंड की फंडिंग ली, दूसरी, वहां पे वो बंदे फिर मिलियन डॉलर्स में खेल रहे होते हैं कि ओके 300 करोड़। वो आप देखो तो यार एक बंदा एक दिन में क्या काम कर रहा है, एक क्या कर रहा है, और अमाउंट ऑफ वर्क में उतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये इतना बदलाव कैसे आया? पहली चीज है अवेयरनेस। हो सकता है यार कि राउंड घुमाने वाले व्यक्ति को पता है कि स्टार्टअप की दुनिया में घुसते कैसे हैं, और कैसे कैसे चीजें घुमानी है, क्या क्या चीजें मेरे को अपनी प्लेट में चाहिए, तब मेरे को दूसरा फंडिंग राउंड मिलेगा। वो अवेयरनेस कैसे पता चलती है? जब आप ठीक ठाक लोगों के साथ रहते हो जिन्होंने वो चीज पहले उखाड़ रखी हो। हमेशा से वो बंदा पैदा थोड़ी ना हुआ था कि ओके मैं तो ये ऐसा राउंड निकालूंगा। वो बैठा है 5 बंदों के साथ जिन्होंने वो चीज ऑलरेडी कर रखी है, उससे पूछा भैया आपने कैसे किया, वो बताते हैं हमने ऐसे किया, तो ठीक है मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। जो लेबर है उसने यार उसको अवेयरनेस नहीं मिली, उसे नहीं बताया गया कि यार तू लाख रुपए भी कमा सकता है पर मंथ के, बस तेरे को ये चीजें करनी पड़ेंगी। और फिर बीच में कुछ डिसीजंस होते हैं। मेरा मानना है जो फर्स्ट 2 लेयर है, 1 लाख के ऊपर अगर आपको जाना है, 1 लाख आपको एजुकेशन ले जाएगी। इंजीनियरिंग का है, अच्छे से अच्छी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट गूगल कोई भी ले लो, वो 1 लाख प्लस माइनस 10 हजार में सारी आ जाती है। पर अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो अब आपको रिस्क मारनी है, और बढ़िया रिस्क मारनी है। इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस, ठीक है। तो रिस्क की यार, और कोई बड़ी रिस्क नहीं है यार। प्लेसमेंट छोड़नी थी, कोई बड़ी रिस्क है जब आप साथ में पैसा कमा रहे हो तो? पर आपको काम करना पड़ेगा ना, पैरेलल काम, वो जरूरी है। आपको घर वालों को बताना पड़ेगा, घर वालों को झूठ बोलना पड़ेगा मेरे को एक अपार्टमेंट चाहिए जिसमें मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ, वो चीज जरूरी है, राइट। और बस बिलीव रख अपने आप पर। दिन में वो फेज देखा है तुमने अभी कॉलेज के अंदर सारे हो, चाहे नेहा हो या राहुल जितने भी यहाँ बैठे हैं, कि भाई आप पूरे दिन राहुल के बारे में सोच रही हो, राइट, या आप पूरे दिन नेहा के बारे में सोच रहे हो। तो वो उस लेवल का तुम्हारे दिमाग में कीड़ा होना चाहिए कि इस चीज के लिए मैं सैक्रिफाइस हो सकता हूँ। जैसे बुद्धिज्म में कहते हैं रिमूव सेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन, और दुनिया के सारे पेन खत्म हो जाएंगे। आपको उस गोल के लिए क्या आप खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हो? वो गोल इतना बड़ा हो कि आप उसके सामने एक छोटी एंटिटी लगो, तो आप खुद का सैक्रिफाइस, हाँ यार ठीक है कर सकते हैं। जब वो भूख होगी, वो भूख है ही नहीं, लोगों में डरते होते हैं, तो आप खींच जाओगे, तो आप खींच जाओगे। Exactly. Sir, we have a brilliant question coming in from Khushi Chauhan. She says, I want to be an entrepreneur, but I'm struggling to find a business idea. How to get a perfect business idea for myself? देखो यार एक सिंपल चीज, तीन चीजें यहाँ पे मेरे को जो स्ट्राइक कर रही हैं। पहली चीज, बिजनेस आइडिया ऐसे नहीं होते। आपको है ना, चाहे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में एक बेसिक डिफरेंस है। बिजनेस मतलब जो ऑलरेडी बंधा हुआ बिजनेस है, जैसे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर मैं मानूं, वो एक बंधा हुआ बिजनेस है। तो मान लो किसी ने एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट बनाई, कल को उसका बच्चा उसको कंटिन्यू कर रहा है, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है वो। अगर मैं ऑनलाइन देखूं जो कि पिछले 5-6 साल में आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि अन अकेडमी ने जो करा वो एक एंटरप्रेन्योर है, एक नई चीज लेके आए, उन्होंने स्टार्ट करी न्यू इन द मार्केट, दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और सबसे पहले यार आपको उस डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। 3-4 साल आपने रगड़ रखा हो उस मार्केट के अंदर, आपको नब्ज नब्ज पता हो, तब आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पर्टिकुलर फाउंडर्स को देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनअकैडमी फाउंडर्स मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे से, तो मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूँ। उनमें से एक बंदा ऐसा जिसने एक कंपनी एग्जिट करवाई थी, एग्जिट इन द सेंस उसने बनाई और उसने बेच भी दी। तो मैं बोल सकता हूँ उसे प्रोसेस के बारे में थोड़ी नॉलेज थी कि यार इसको ऊपर कैसे उठा के लेके जाना है। जो दूसरा बंदे थे वो है रोमन सैनी सर। उन्होंने यार एम्स 16 साल की उम्र में, यूपीएससी रैंक 18 या 16 में से एक थी। क्या मैं बोल सकता हूँ पढ़ाई के बारे में पता है उन्हें कि कैसे पढ़ते? तो वो बंदा एजुकेशनल चीज स्टार्ट कर रहा है। थर्ड बंदा टेक में बहुत अच्छा था, फोर्थ बंदे भी थे, वो अभी है नहीं उनके साथ। तो इन्होंने पहले रगड़ रखा था किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में। ऐसा नहीं होता कि आप आइडिया सोचो हाँ ये चीज तो कर सकते हैं और घुस जाओ आप। पहले रगड़ना पड़ेगा आपको बेसिक लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी। चाहे आपको कहीं पे काम करना पड़े, कॉलेज के दौरान कर लो, इंटर्नशिप कर लो, सीख लो, फ्री में काम करो, वो चीज बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, कभी भी वेट मत करो यार आइडिया का, क्रिएटिविटी का कभी वेट नहीं करते। अभी मैं एक राइटर के बारे में, सॉरी पेंटर के बारे में पढ़ रहा था, वैन गोआ, पता नहीं क्या नाम था, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट पेंटर है दुनिया का। तो उसने 20 की उम्र के बाद पेंटिंग स्टार्ट करी, 20 की उम्र के बाद पेंटिंग स्टार्ट करी। एक डेकेड के अंदर उसने 860 पेंटिंग करी, ऑयल पेंटिंग, और 1340 उसने नॉर्मल पेंटिंग करी थी एक डेकेड के अंदर। जब आप कैलकुलेशन करते हो तो लगभग वो हर 4.5 दिन में एक ऑयल पेंटिंग बना रहा था, और लगभग 2 वीक के अंदर वो 3 या 5 अपनी नॉर्मल पेंटिंग बना रहा था। और उसने एक कोट दे रखा है कि गेट एवरीथिंग डन एंड प्ले, गेट एवरीथिंग डन एंड टाइम टू प्ले, इस प्रकार का कुछ है। तो आप जब उस कोट को फर्स्ट टाइम देखते हो, टाइम टू प्ले मतलब ठीक है बंदा लाइफ में चिल विल मार रहा है, खेल लो, खेल कूद भी जरूरी है। पर जब आप उसकी लाइफ के काम देखते हो कि यार इस बंदे ने 10 साल में इतना करा, आपको पता चलता है उसका प्ले का डेफिनेशन पेंटिंग करना है। आज के दिन उसकी हर एक पेंटिंग मिलियन मिलियन डॉलर वर्थ की है, राइट। तो वो बंदे ऐसे वेट नहीं करते, 850 पेंटिंग और 1340 उसने दूसरी पेंटिंग, समझ लो कितनी। वो बैठा नहीं था एक दिन की यार ओके मेरे पास एक मस्त सीनरी का आइडिया आएगा उसके बाद में अपना पेंट घुमाएगा। उसने बनाई इतनी सारी कि वो बंदा क्रिएटिव हो गया।